Hello students, welcome to my YouTube channel Mathematic Concept by महेंद्र विक्रम सिंह। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कंसेप्ट फंक्शन एंड इट्स टाइप्स। पहला जो आज का वीडियो है मेरा फंक्शन एंड टाइप्स है। इसमें आज आपको मैं फंक्शन की डेफिनेशन और उसके टाइप्स बताऊँगा। 11th क्लास के स्टूडेंट के लिए अच्छा वीडियो है और जो 12th क्लास के स्टूडेंट है वो इसमें फंक्शन की डेफिनेशन को अच्छे से समझ लें। उसको अगले वीडियो में मैं उन लोगों के लिए अलग अलग टाइप्स के जो मैपिंग्स हैं वो लेकर के आऊँगा। तो आज शुरू करते हैं हम अपना फंक्शन एंड इट्स डेफिनेशन। मैंने लिखा है फंक्शन एंड इट्स टाइप्स। तो सबसे पहले आता है डेफिनेशन। हर बुक में डेफिनेशन लिखी होती है फंक्शन की। मैंने दोनों डेफिनेशन यहाँ पर अलग अलग दो बुक से डेफिनेशंस ली हैं और दोनों डेफिनेशंस को एक बार आपके सामने रीड आउट कर देता हूँ। ए रिलेशन एफ फ्रॉम ए सेट ए टू सेट a set B is said to be a function if every element of set A has one and only one image in set B। तो पहला डेफिनेशन होता है कि ए रिलेशन फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी, मतलब एक कोई रिलेशन है सेट ए से सेट बी में, उसको हम फंक्शन कहेंगे इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। मतलब ए के सेट ए के हर एक एलिमेंट के लिए, एवरी एलिमेंट के लिए सेट बी के अंदर कोई ना कोई इमेज आपको मिलती हो। मतलब कहने का यह है कि सेट ए का एवरी एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट सेट बी के किसी ना किसी एलिमेंट से जाकर के रिलेट होता हो तो उसको हम फंक्शन कहते हैं। दूसरा डेफिनेशन लिखा है इफ ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। अगर ए और बी हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, देन ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, यानी सेट ए से सेट बी में वो फंक्शन कहा जाएगा एसोसिएट्स ईच एलिमेंट एक्स इन ए, ईच एलिमेंट एक्स इन ए, ए यूनिक एलिमेंट एफ एक्स इन बी एंड रिटन एज। मतलब कहने का इसमें भी ये कहा है कि कोई दो सेट है हमारे पास ए और बी और वो फंक्शन कहलाएगा आपका जब ए से बी में इफ ईच एलिमेंट ऑफ एक्स, यानी कि ए का ईच एलिमेंट एक्स इन ए, यानी ए का प्रत्येक एलिमेंट बी के किसी ना किसी यूनिक एलिमेंट यानी कि एक ही एलिमेंट से जाकर के रिलेट हो तो उसको हम फंक्शन कहते हैं। तो दोनों केसेस में हम देखें तो यहाँ पर लिखा है इन्होंने एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए और यहाँ लिखते हैं वो ईच एलिमेंट एक्स इन ए। मतलब कहने का ये है कि जो सेट ए है उसके हर एक एलिमेंट को सेट बी के किसी ना किसी एलिमेंट से जाकर के रिलेट होना पड़ेगा, तो वो आपका फंक्शन हो जाएगा। कुल मिलाकर के ये है कि जो फंक्शन होता है इट इज ए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ रिलेशन। मतलब रिलेशन का मॉडिफाइड फॉर्म होता है, रिलेशन को थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दिया जाता है तो वो आपका फंक्शन बन जाता है। यहाँ पर कहा जाता है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए और यहाँ लिखा है ईच एलिमेंट एक्स इन ए, यानी कि ए का जो एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट जो है वो कंपल्सरी रूप से बी के किसी ना किसी एलिमेंट से जाकर के रिलेट होना चाहिए, जबकि रिलेशन में ऐसा नहीं था। वहां पर एवरी एलिमेंट की कोई जिक्र नहीं था, वहां पर ए का सेट ए के जो एलिमेंट है वो कोई जरूरी नहीं थे कि सेट बी के किसी ना किसी एलिमेंट से जाकर के रिलेट हों, लेकिन यहां पर ये कंपलसरी है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए, यानी सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के किसी ना किसी एलिमेंट से जाकर के रिलेट होना चाहिए। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो आपका रिलेशन हो सकता है लेकिन फंक्शन नहीं होगा। इंपॉर्टेंट कंडीशन वही है एवरी एलिमेंट ऑफ ए, तो उसमें जाकर के रिलेट होना चाहिए। अब हम इस बात को एक एग्जाम्पल से लेने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे, एक प्रैक्टिकल तौर पर एग्जाम्पल लेंगे जो व्यवहारिकता में होते हैं हम उसकी बात करेंगे और दोनों के रिलेशंस को आपके सामने रखते हैं, हो सकता है आप बच्चे से समझ में आए। मान लीजिए यहाँ अगर हम एक सेट कहते हैं सेट ए टू सेट बी, तो सेट ए है वो डब्ल्यू है यानी वुमेन्स का सेट है और जो सेट बी है वो चिल्ड्रंस का सेट है। मतलब यहाँ पर सब वुमन है और यहाँ पर सब आपके चिल्ड्रन है, राइट। तो अब यहाँ एक रिलेशन वुमन के मदर होने का हम लगाते हैं, तो वुमन है और चिल्ड्रन है। तो मान लीजिए यहाँ कोई वुमन हो गई आपकी W1, W2, W3, W4 और मान लीजिए यहाँ चिल्ड्रन हो गए आपके C1, C2, C3, C4 लाइक दैट चलते जा सकते हैं। अगर यहाँ वुमन की बात करें तो मान लीजिए W1 C2 से रिलेटेड है, W3 C3 से रिलेटेड है और W2 C4 से रिलेटेड है
और मान लीजिए W4 किसी से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर वो वुमन है तो वो मदर हो। ये बात ध्यान कर लीजिए कि कोई ज़रूरी नहीं है कि वो वुमन है तो वो मदर होगी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन यहाँ रिलेशन है एक मदर और चाइल्ड का, तो यहाँ एक रिलेशन आपका फॉलोअप होता है। लेकिन ये फंक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि W1, W2, W3 एवरी वुमन इज नॉट मदर ऑफ एनी चाइल्ड ऑफ इन सेट P। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर हम देखते हैं कि जो W1, W2, W3 जो भी हम वुमेन्स ले रहे हैं, इनमें कुछ वुमेन ऐसी होंगी जो किसी भी बच्चे की मदर नहीं होगी। तो ये आपका यहाँ पर इस कंडीशन में ये एक रिलेशन है, फंक्शन नहीं है। अब इस चीज को इस तरीके से लेते हैं सेट A टू सेट B अगेन, और यहाँ कहते हैं ये C, ये चिल्ड्रंस का सेट है। यानी यहाँ पर लेफ्ट में हमने ले लिया चिल्ड्रन और राइट में ले लिया हमने वुमन, वुमन का सेट ले लिया, आपके पास यहाँ वुमन है। तो अगर हम यहाँ कहें कि C1, C2, C3, C4 ये चाइल्ड हैं आपके, और ये आपके W1, W2, W3, W4 ये आपकी वुमन है। तो मान लीजिए C1 की मदर W2 है, C2 की मदर W3 है, C3 की मदर W4 है, C4 की भी मदर W4 है। तो यहाँ पर हम आपकी कंडीशन देखते हैं कि एवरी चाइल्ड हैज ए मदर, एवरी चाइल्ड इज ए मदर। अगर बच्चा है तो उसकी माँ जरूर होगी। तो यहाँ पर इस केस में हम ये देखते हैं एवरी चिल्ड्रन हैज ए मदर, यानी कि जो हमारा लेफ्ट साइड के सेट आता है, सेट A टू B जिसे हम कह रहे हैं, तो उस सेट का हर एक एलिमेंट सेट B के किसी ना किसी एलिमेंट से जाकर के रिलेट होता है। तो इस केस में आपका फंक्शन बन जाता है। तो ये दोनों कंडीशन से आपको मैं समझता हूँ क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज द रिलेशन। ये आपका रिलेशन है और ये आपका फंक्शन है। तो दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, रिलेशन और फंक्शन। अब हम इसको, ये तो आपका एक तरीके से व्यवहारिक आपका प्रैक्टिकल रहा, अभी हम इसको मैथमेटिकल तरीके से देखते हैं कैसे होगा। मान लीजिए एक रिलेशन है या फंक्शन है f सच दैट n टू n का मतलब है कि नेचुरल नंबर्स का सेट और नेचुरल नंबर्स के सेट में एक रिलेशन है, और इस तरीके से डिफाइन है f(x) इज इक्वल टू 2x। इस तरीके से आपको फंक्शन डिफाइंड है। तो अब यहाँ पर नेचुरल नंबर्स आप जानते हैं 1 2 3 होते हैं। अगर हम 1 लेंगे तो आपको 2 मिलेगा, 2 लेंगे तो हमको 4 मिलेगा, और हम 3 लेंगे तो हमको 6 मिलेगा। इस तरीके से अगर हम देखने की कोशिश करें तो 1 के लिए 2, 2 के लिए 4, 3 के लिए 6। तो अगर हम यहाँ देखें इस तरीके से एक डायग्राम बना लें इसका, या नेचुरल नंबर्स का सेट, या नेचुरल नंबर्स में नंबर 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट। 1 के लिए आपको 2 मिलता है, 2 के लिए आपको 4 मिलता है, 3 के लिए आपको 6 मिलता है, और ऐसे आगे जाएंगे 5 के लिए 10 मिलेगा। तो आप यहाँ ये देखेंगे कि हर एक एलिमेंट के लिए इधर कोई ना कोई एलिमेंट जाकर के जरूर मिल रहा है। तो इस तरीके से ये एक फंक्शन है, ना कि रिलेशन। ठीक है, रिलेशन को ही मॉडिफाइड करके फंक्शन बनाया जाता है। अब इसके बाद यहाँ पर मैं समझता हूँ वो फंक्शन की डेफिनेशन क्लियर होगी। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी जो लेफ्ट हैंड में सेट होगा वो आपका, उसका हर एक एलिमेंट राइट हैंड में जितना वो भी सेट होगा उसके किसी ना किसी एलिमेंट से जाकर के उसको मिलना जरूरी होता है। तो अभी हम जब हम इस तरीके से लिखते हैं A टू B, तो इसका मतलब क्या होता है? तो यहाँ कोई एक सेट गिवन होगा, यहाँ एक कोई सेट गिवन होगा। ठीक है, तो जो सेट होता है लेफ्ट में, इसको कहते हैं हम डोमेन, इसको हम कहते हैं डोमेन। हम रिलेशन में किसको कहते थे? केवल जो एलिमेंट रिलेट होते थे उनको डोमेन कहते थे। फंक्शन में पूरा सेट ही डोमेन है, और ये दूसरा साइड भी है, सब जानते भी होंगे, पहले भी हम इसको बोलते हैं, उसको हम कोडोमेन बोलते हैं। ठीक है, और जितने एलिमेंट रिलेट हो जाते हैं उसको हम रेंज कहते हैं। और यहां से आपको क्लियर होगा, रेंज जो होता है, रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज कोडोमेन का सबसेट होता है। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, यहाँ भी, वहां भी आपको बताया गया था और यहाँ भी ये बात आपको याद रखनी। अब 3 वर्ड हो गए, डोमेन, कोडोमेन, रेंज। डोमेन लेफ्ट हैंड में जो भी यहाँ पर सेट आपको लिख के दिया जाएगा वो पूरा सेट डोमेन होगा, यहाँ जो सेट लिख के दिया जाएगा वो पूरा कोडोमेन होगा, और जितने भी एलिमेंट रिलेट हो जाएंगे, जैसे यहाँ पर हम देखते हैं 2 4 6, यानी केवल इवन नंबर ही रिलेट हो रहे हैं, तो वो सब के सब रेंज के अंदर आएंगे। तो इस तरीके से आपके पास डोमेन, कोडोमेन और रेंज तीनों वर्ड क्लियर हो गए। अब एन टू एन कहा गया, तो यह एन ही डोमेन है और एन ही कोडोमेन है। और इसी बात का विशेष हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हमें सेट दिए गए हैं जिनके बीच में फंक्शन बताया जा रहा है,
ओ सेट कौन से हैं, ये हमें बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा कि सेट कौन से, इन सेट के बारे में हमें मालूम होना चाहिए, जो भी सेट हो गिवन होंगे। तो ये रहा आपका फंक्शन का डेफिनेशन। अच्छा, साथ ही साथ दो वर्ड और बता दे चलते हैं। एक वर्ड आता है इमेज और एक आता है प्री इमेज। तो मैं आपको बता दूं, जितने भी रेंज होते हैं, रेंज के अंदर एलिमेंट जो होते हैं वो सब के सब इमेज होते हैं। रेंज के जो एलिमेंट होते हैं वो सब इमेज बोले जाते हैं, और जो आपका डोमेन है, उस डोमेन के जो एलिमेंट है वो सब प्री इमेज बोले जाते हैं। तो दो वर्ड आपके सामने हो रहा है, प्री इमेज और इमेज। तो इमेज जो आता है आपका रेंज से आता है, और प्री इमेज जो आता है, जो डोमेन के एलिमेंट हैं उनको प्री इमेज बोलते हैं, और कोडोमेन के जो रेंज के जो एलिमेंट होते हैं उनको इमेज बोलते हैं। तो इस तरीके से आपका फंक्शन क्लियर होता है। बस इसमें आपको विशेष कंडीशन वही याद रखनी है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए, यानी कि जो लेफ्ट में सेट है उसके सारे एलिमेंट बी के किसी ना किसी एलिमेंट से जाकर के रिलेट होने चाहिए, और पूरा जो ए है वो डोमेन होता है, पूरा जो बी है वो कोडोमेन होता है। जितने एलिमेंट रिलेट होते हैं, यानी जो रेंज है उसको हम रेंज कहते हैं, रेंज के एलिमेंटों का नाम इमेज होता है, और डोमेन के एलिमेंट्स का नाम प्री इमेज होता है। अब कभी कभी बात आ जाती है रियल फंक्शंस। रियल फंक्शंस क्या होते हैं, तो इसमें कोई ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, और कोई नई बात के लिए इसमें आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो हम सेट डिफाइन कर रहे हैं ए टू बी, यानी फंक्शन डिफाइन करते हैं ए टू बी, तो जो ए और बी जो दोनों यानी डोमेन और कोडोमेन जो होते हैं वो दोनों के दोनों या तो दोनों रियल नंबर सेट होने चाहिए या रियल नंबर सेट के सबसेट होने चाहिए। मतलब जैसे नेचुरल नंबर्स हो, इंटीजर्स हो, तो वो आपका रियल फंक्शन बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ छोटी छोटी कुछ डेफिनेशंस हैं, जैसे टाइप्स ऑफ फंक्शन आपको बताए गए हैं। पहला आपको बताया जाता है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, ये केवल 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? आइडेंटिटी फंक्शन, कभी कभी हमारे पास फंक्शन इस तरीके से होता है f(x) = x, मतलब जब हमारी प्री इमेज और इमेज दोनों एलिमेंट सेम होते हैं, जब हम प्री इमेज और इमेज दोनों हमारे इक्वल होते हैं, सेम होते हैं, तो उसको हम वो जो हमारा फंक्शन हो जाता है वो आइडेंटिटी फंक्शन हो जाता है। जैसे अगर f(x) = 1 लेंगे तो यहाँ 1 मिलेगा, 2 लेंगे तो 2 मिलेगा, और 3 लेंगे तो 3 मिलेगा। तो आप देख रहे हैं जो आप प्री इमेज लेते हैं, यानी जो x की वैल्यूज डाली जाती है वो प्री इमेज है, और जो हमें इमेज मिल रही है वो भी सेम मिल रही है, तो ऐसे फंक्शंस को हम आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। और जनरली इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाता है x, x', y, y', o, अगर यह ओरिजिन है। तो अगर हम 1 ले रहे हैं तो 1 के लिए 1 मिल रहा है तो पॉइंट आपका 1 यहाँ आ गया, 2 के लिए 2 मिल रहा है तो पॉइंट यहाँ आ गया, 3 के लिए 3 मिल रहा है तो पॉइंट आ गया। इसी तरह का माइनस में जाएंगे तो कुछ इस तरीके से, तो एक स्ट्रेट लाइन हमें मिलती है जो ओरिजिन से पास होकर के जाती है। तो इस तरीके से आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ भी आपको समझ में आ गया होगा। तो दोनों बातें याद रखिए, प्री इमेज और इमेज की वैल्यू अगर सेम होती है तो वो आपका आइडेंटिटी फंक्शन बन जाता है। इसके बाद आता है आपका दूसरा कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? कांस्टेंट फंक्शन में आपको इस बात का ध्यान रखना है, जैसे अभी हमने आपको डेफिनेशन बताया कि इमेज और प्री इमेज बिल्कुल सेम होते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है f(x) = c, यानी कि f(x) = c, यानी कांस्टेंट आपको मिलता है। यहाँ पर एक आपको कांस्टेंट लेना पड़ता है, f(x) = c, यानी कांस्टेंट टर्म होता है। मतलब यहाँ जो इमेज है वो इमेज जो होती है, इमेज जो है यहाँ पर वो कांस्टेंट हो जाती है। मतलब कोई भी प्री इमेज हो उसके लिए इमेज चेंज ही नहीं होगी। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल ले लें, f(x) = 3, अब यहाँ 1 रखिए तो भी रिजल्ट 3 है, x की वैल्यू 2 रखेंगे तो भी रिजल्ट 3 है, यानी कि प्री इमेज भले ही कुछ भी हो लेकिन इमेज अपनी जगह नहीं बदल रहा है, तो इसलिए आपका कांस्टेंट फंक्शन हो जाता है। तो अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करें तो इस तरीके से कुछ हो जाएगा। मान लीजिए ये आपका एक्सिस हो गया। अब जैसे हम 1 लेंगे, हमने 1 लिया तो 1 लेने पर भी हमें 3 मिला, तो हमारा पॉइंट बनेगा 1 और यहाँ 3 मान लीजिए थोड़ा सा ऊपर, तो ये आपका 1 3 हो गया। अगर हम 2 लेंगे तो अभी हमें 3 मिलेगा, तो 2 लेने पर भी 3 हो गया। और अगर हम f-2 लेंगे तो अभी हमें 3 मिलेगा, तो इस तरीके से 3, यहाँ अगर हम 3 मान लें इसको, तो इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन हमें मिल जाएगी जो x एक्सिस के पैरेलल होगी। तो इस तरीके से आपके पास कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ भी आपको क्लियर हो गया। इसके बाद आता है तीसरा, आपका होता है पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन रिलेटेड है, पॉलिनोमियल से फैमिलियर है, और पॉलिनोमियल आप जानते हैं
जो भी कोई पॉलिनोमियल आप जानते हैं एक्स जो भी एक्सप्रेशन होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, उसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है उसको ज़्यादा पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में थोड़ा सा इसको और डिस्क्राइब किया जाता है। क्या वो किस इस तरीके से हो सकता है, जैसे मान लीजिए क्यों आप जानते हैं उसके पावर जो होती है पॉलिनोमियल की, उसके अकॉर्डिंग थोड़े से चेंज होते हैं। जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू मान लीजिए एक्स स्क्वायर कोई फंक्शन है, या एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब कोई आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो इस तरीके से और भी कई हो सकते हैं। तो कुछ हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में बताया जो जनरली आप लोग जानते ही हैं। तो अगर हम एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर की बात करें तो इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करें तो वो क्या होगा, तो ये एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब टाइप के या जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं वो आपके पॉलिनोमियल फंक्शन में आते हैं। अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करें तो आप जानते हैं एक्स स्क्वायर होने से हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो हमारा जो फंक्शन होगा जो रिजल्ट होगा यानी वाई होगा, जो भी हमें इमेज मिलेंगी वो सारी इमेजें हमको पॉजिटिव मिलेंगी। तो वो इमेज पॉजिटिव मिलेगी मतलब वाई एक्सिस पर हम केवल इमेज पॉजिटिव पार्ट में रहेंगे। तो इस तरीके से ये और दोनों तरफ सिमेट्री बनेगी इस तरीके से। तो ये आपका एक्स स्क्वायर यानी जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन होगा उसका ग्राफ इस तरीके से ड्रॉ होगा। जब हम एक्स क्यूब की बात करेंगे तो एक्स क्यूब वाले फंक्शन में आप जान सकते हैं अगर हम पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव रखेंगे नेगेटिव आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि जो हमारा क्यूबिक फंक्शन होगा पॉलिनोमियल वो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में ही घूमेगा। तो इसलिए इस तरीके से ये आपका पाया जाता है कुछ इस तरीके से। तो ये आपका पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया। अब हम इसके बाद आते हैं रैशनल फंक्शन पर। जैसे आप लोग रैशनल नंबर की डेफिनेशन जानते हैं, एवरी नंबर वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ p over q where p and q are integers and q is not equal to 0। तो इसी तरीके से यहाँ पर आपका रैशनल फंक्शन की डेफिनेशन आ जाती है रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन में भी आपको कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, वही पुरानी चीज़ें हैं। आप कोई भी फंक्शन है उसको इस तरीके से लिखें एफ एक्स अपॉन जी एक्स, ठीक है, वेयर जी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब एफ एक्स और जी एक्स दोनों आपके पॉलिनोमियल फंक्शन होने चाहिए, बट कंडीशन वही है कि जो नीचे वाला फंक्शन है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो इसे एक एग्जाम्पल से हम शो कर सकते हैं, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। ये आपका एक फंक्शन है जो आपका रैशनल फंक्शन बोला जाएगा, ठीक है। अब इसका अगर हम रैशनल फंक्शन के ग्राफ की बात करें तो वो किस तरीके से होगा। अगर रैशनल फंक्शन के ग्राफ की बात करें तो आप ये तो क्लियर है कि x की वैल्यू आप जो नीचे वाला फंक्शन है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो यहाँ x की वैल्यू 0 तो होगी नहीं। तो इस तरीके से जब हम 0 नहीं होगी तो ये 0 के आसपास जरूर जाएगा इस तरीके से। तो ये जो ग्राफ है ये आपका जो ग्राफ होता है वो इस तरीके से, मतलब नेगेटिव कंडीशन में ये और पॉजिटिव में ये, तो ये जाएगा जरूर 0 के आसपास लेकिन 0 कभी नहीं होगा। तो इसलिए बिल्कुल नजदीक तक जाता है, दोनों के पैरेलल होकर के, लगभग पैरेलल होकर के जाता है। तो ये आपका रैशनल फंक्शन बोला जाता है। इसके बाद आपका आता है मॉडुलस फंक्शन। ये आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा मॉडुलस के बारे में। जब आप किसी नंबर का मॉड लगाते हैं तो हम जानते हैं उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। तो हम मॉडुलस फंक्शन की बात करते हैं। तो मॉडुलस फंक्शन की अगर हम बात करते हैं तो मॉडुलस फंक्शन में आप जानते हैं जब भी हम किसी नंबर पर मॉड लगा देते हैं, जैसे अगर हमने लिखा -5, ठीक है, तो इसकी वैल्यू 5 आती है। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो मॉडुलस फंक्शन होता है वो इस तरीके से कुछ डिफाइन होता है कि एफ एक्स इज इक्वल टू x और माइनस एक्स इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इफ x लेस देन इक्वल टू 0। मतलब यहां कहने का अर्थ इनका यह है कि x की वैल्यू अगर हमारी पॉजिटिव हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब 0 हो या 0 से बड़ी, तो उस केस में हमारे पास x की वैल्यू x ही आएगी। और अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है तो उसको वहां पर पॉजिटिव किया जाएगा माइनस लगा करके, क्योंकि मॉड हमें हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। और इसलिए इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से हो जाता है। यहाँ वाले इस वाले फंक्शन के अगर हम बारे में हम देखें तो वो दोनों चूंकि पॉजिटिव रहता है तो इसलिए दोनों केस में वो केवल फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ही जाएगा, क्योंकि जो रिजल्ट है, जो इमेज है वो पॉजिटिव मिल रही है। तो इसलिए y वाली एक्सिस पर हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। तो ये आपका मॉडुलस फंक्शन होता है। इसके बाद आपका आता है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या होता है? सिग्नम फंक्शन, तो सिग्नम फंक्शन कोई नई चीज नहीं है, बहुत ज्यादा इसमें लगाने की बात नहीं। जैसे तरह मॉडुलस था इसी तरीके से इसमें दिया जाता है। सिग्नम फंक्शन में क्या होता है कि फंक्शन
पेंडुलम की तरह चलता है, मतलब दो कांस्टेंट वैल्यू आपको दी जाती हैं, उन वैल्यू के बीच में आगे पीछे होता है, तो वो आपका जो है सिग्नम फंक्शन बोला जाता है। जैसे कि एग्जांपल हम यहाँ ले लें, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 इफ एक्स ग्रेटर देन 0, 0 इफ एक्स इज इक्वल टू 0 और -1 इफ एक्स लेस देन 0। तो इस तरीके से एक फंक्शन है, 1 और -1 के बीच के अंदर ही लाई करेगा। मान लीजिए अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहेंगे, तो आप ये जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, जब भी ग्राफ ड्रॉ किया जाएगा तो हमें इमेज मिलना चाहिए। तो इमेज हर केस में, अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है मतलब ग्रेटर देन 0 है, तो इस केस में हमें क्या मिलेगी, हमें वैल्यू हमेशा 1 मिलेगी, और जब हमारी नेगेटिव है तो माइनस मिलेगी, और 0 है तो 0 मिलेगी। तो अगर हम इस डायरेक्शन में, यानी कि जो हमारी प्री इमेज है, हम पॉजिटिव प्री इमेज लेंगे, तो हमारा जो इमेज है वो पॉजिटिव 1 होगा, वो इस तरीके से आगे बढ़ेगा। और जब हम नेगेटिव लेंगे, जब हम नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो इस तरफ से बढ़ेगा, तो इस तरफ हम जाएंगे तो इस तरफ नेगेटिव बढ़ेगा आपका, तो ये पॉजिटिव की तरफ, ये नेगेटिव की तरफ। हमारा जो y की वैल्यू वो इस तरीके से मिलेगी 1 -1 के लिए, और ये +1 के लिए। तो इस तरीके से इसका सिग्नम फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ हो जाता है। ठीक है, अब सब इसके बाद आता है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, ध्यान देंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नाम बहुत सुना होगा बच्चों ने, लेकिन इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। तो कुछ इस तरीके से आपको लिखा हुआ दिखाई देता होगा, कहीं आपने देखा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब होता है जहां पर जो भी वैल्यू आपको लिखी जाएगी वो इसके नियरेस्ट लेस इंटीजर के इक्वल होगी। मतलब जो भी वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे वो इसके जो नियरेस्ट लेस इंटीजर होगा उसके इक्वल होगा। मान लीजिए अगर मैं इसमें 2.5 लिखता हूं तो इसके पास नियरेस्ट लेस इंटीजर होगा 2, तो इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू होगी 2। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ जो भी वैल्यू उसके अंदर डाली जाएगी उसके नियरेस्ट लेस इंटीजर के बराबर ये इक्वल ये वैल्यू होगी। और कुछ एग्जाम्पल हम जैसे ले सकते हैं, इसकी वैल्यू जैसे हम लिखें 1, कब इसकी वैल्यू 1 होने के लिए कंडीशन है कि x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बट लेस देन लेस देन 2 होना चाहिए। मतलब जब x की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी लेकिन 2 से कम होगी तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, क्योंकि 1 से ज्यादा वैल्यू क्या होगी, 1 से ज्यादा वैल्यू हो जाती है 1.5, दैट इज इक्वल टू 1, क्योंकि वो 2 से कम है। तो नियरेस्ट इंटीजर 1 मतलब लेस इंटीजर 1 होगा, और मान लीजिए हम लेते हैं 1.95, तो भी इसकी वैल्यू 1 आएगी क्योंकि लेस देन वो 2 है। तो इस तरीके से ये वैल्यू इसमें आप ले सकते हैं। और भी आप ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम कहें x इक्वल टू -1 होगा, कब, इसके लिए भी कंडीशन होगी व्हेन x लेस देन 0 बट ग्रेटर देन -1। ठीक है, तो उससे कंडीशन में -1 होगा। जैसे मैं एग्जांपल ले लूं, मैं ले लूं इसमें 0.5, तो 0 अगर मैं लेता हूं तो इसके नियरेस्ट लेस इंटीजर होगा -1, तो इसकी वैल्यू -1 होगी। तो ये आपको अच्छे से समझना है, ये चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। तो इस तरीके से हम इसमें ये फंक्शन ले सकते हैं। और अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करें तो ग्राफ को इस तरीके से इसका ड्रॉ होगा, जैसे हमने कहा 1 के लिए बात आ रही है, x की वैल्यू 1 आ रही है, कब, जब x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में। अगर हम ये मान लीजिए यहाँ 1 है और यहाँ 2 है और ये 1 है, तो इस तरीके से हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इस तरीके से। इसका मतलब होगा कि 1 और 2 के बीच में ये आपका चल रहा है, 2 एग्जैक्ट वैल्यू आप इसमें नहीं ले रहे हैं, ये उसको बताता है। तो इस तरह 1 और यहाँ पर आपका ये 1 है, तो इस तरीके से आप इसको शो कर सकते हैं। तो अब आपके सामने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा, ये आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल बात ध्यान रखिएगा, लेस वैल्यू, जो भी इंटीजर आप यहाँ जो भी नंबर लिखा जाएगा उसके नियरेस्ट लेस इंटीजर जो है, उससे छोटा इंटीजर जो होगा वही आपको यहाँ पर लेना है। तो आज आपने सीखा फंक्शन एंड इट्स टाइप। फंक्शन के बारे में बिल्कुल याद रखिएगा, ये रिलेशन का मॉडिफाइड फॉर्म होता है। बस शर्त ये होती है कि रिलेशन में जो सेट ए होता है उसके सारे एलिमेंटों का बी के हर एक एलिमेंट किसी ना किसी एलिमेंट से जुड़ना जरूरी नहीं होता, जिसमें जबकि फंक्शन में कंपलसरी होता है एवरी एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ बी, यूनिक रूप से, मतलब वो किसी और दो से जाकर नहीं होगा। यानी कि अभी मैं एक बात और आपको यहाँ बता दूँ साथ ही साथ कि
तो फंक्शन के संबंध में मैं एक चीज़ और बता दूं, इस ग्राफ के द्वारा मैं आपको शो करने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए ए बी सी डी है और ये पी क्यू आर एस है, तो यहाँ ए क्यू से, सी क्यू से, डी एस से, बी पी से, ये फंक्शन है, रिलेटेड है, ठीक है। और मान लीजिए यहाँ कहूँ इट इज ए फंक्शन, ठीक है। और अब मैं यहाँ कहूँ आपसे 1 2 3 4 6 7 8 9, तो 4 9 से, 3 भी 9 से, और 2 7 से, 1 6 से, तो ये भी फंक्शन है, क्योंकि दो एलिमेंट, एक ही एलिमेंट्स के दो एलिमेंटों का एक ही इमेज, दो प्री इमेज का एक ही इमेज हो सकता है। और एक और चीज हम आप यहाँ दिखा दें, मान लीजिए एक्स वाई जेड, ठीक है, यू वी डब्ल्यू, तो वाई का इमेज यू, वाई का इमेज डब्ल्यू भी, एक्स का वी और जेड का वी। तो अब हम यहाँ देखते हैं वाई के दो इमेज हो रहे हैं, तो इट्स नॉट फंक्शन, इस केस में ये फंक्शन नहीं होगा। ये ध्यान रखने की बात है कि इसके किसी भी एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती, किसी प्री इमेज की दो इमेज नहीं हो सकती, दो अलग अलग प्री इमेज की एक इमेज पॉसिबल है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये आपका फंक्शन के बारे में और एक छोटी सी बात रही। तो मैं समझता हूँ आप लोगों को फंक्शन और इसके टाइप समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट मेरा वीडियो मैपिंग को लेकर होगा, 1-1 ऑटो मैपिंग 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, तो इसलिए इस फंक्शन की डेफिनेशन को बहुत अच्छी से समझ लीजिए, तो आपको समझने में आसानी रहेगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।